नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज 10th साइंस का हमने परावर्तन को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने सारी चीज़ें आपको पिछले लेक्चर तक कंप्लीट करवा दी थी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रकाश के अपवर्तन पे। तो प्रकाश का अपवर्तन हमें इसमें पढ़ना है। तो देखिए, अगर आपने प्रकाश का परावर्तन अच्छे से पढ़ लिया है तो प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ने में आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। तो ध्यान से देखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम देखते हैं कि जो प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? वह अपने पथ से, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या हुआ? क्या समझ में आया? देखिए, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर दो माध्यम लिए हैं। पहला जो माध्यम है वो क्या है? वो है विरल माध्यम। ठीक है, विरल, जिसको हम हवा कह रहे हैं, एयर बोल सकते हैं, तो हमने ए से इसको व्यक्त कर सकते हैं। यानी विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है कि कोई ऐसा माध्यम, ऐसा कोई पारदर्शी माध्यम जिसमें माध्यम के जो कण होते हैं वह दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो दूर दूर होंगे तो उस माध्यम को हम कहते हैं विरल माध्यम। ठीक है, और दूसरा सघन माध्यम क्या होता है? जिसमें ऐसा कोई पारदर्शी माध्यम जिसमें माध्यम के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, उसको हम कहते हैं सघन माध्यम। बेसिकली मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो सघन माध्यम है और विरल माध्यम है, ये कोई फिक्स नहीं है कि इसको हम विरल कहेंगे, इसको सघन कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिया एक हवा, ठीक है, जो मैंने डेफिनेशन बताई है उसको आप ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हवा है, मान लीजिए एयर। फिर मैंने लिया मान लीजिए पानी यानी वाटर। फिर मैंने लिया कांच यानी गिलास। और फिर मैंने एक और ले लिया, मान लीजिए हीरा। ये सबसे ज्यादा कठोर है। तो देखिए, आप एक चीज को समझेंगे, यहां पर हवा, और जब मैं पानी की बात करूंगा तो हवा और पानी में कौन ज्यादा, सॉरी, हाँ, हवा और पानी में कौन ज्यादा कठोर है? तो जब इन दोनों की तुलना करी जाएगी तो ये हो जाएगा आपका विरल और पानी हो जाएगा सघन। ठीक है, और जब मैं कांच की और पानी की बात करूंगा तो वहां पे क्या होगा कि पानी हो जाएगा विरल और कांच हो जाएगा सघन, क्योंकि कांच में जो कण होते हैं, जो उसके अणु होते हैं, वो बहुत पास पास होते हैं जल की तुलना में। तो वहां पर क्या होगा? जल हो जाएगा आपका विरल और कांच हो जाएगा सघन। वैसे ही जब मैं कांच की और हीरे की बात करूंगा तो वहां पर हीरे की तुलना में जो कांच होता है उसके जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, वो कम पास पास होते हैं, मतलब इसमें ज्यादा होंगे, ये ज्यादा सघन होगा, मतलब ये ज्यादा कठोर होगा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो तुलनात्मक तरीके से आपको समझना होता है कि कौन कहाँ पे कठोर ज्यादा है तो वो सघन हो जाएगा, और जो जिसके जो कण है वो अगर दूर दूर होंगे तो वो उतना विरल हो जाएगा। तो तुलना करके हमको ये देखना होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कोई ऐसा माध्यम है जिसमें उसके जो माध्यम के जो कण हैं, यदि वो दूर दूर होंगे दूसरे की तुलना में तो वो विरल हो जाएगा और दूसरा सघन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर आप देखिए, हमने क्या किया कि यहाँ पर ऊपर लिया है माध्यम विरल यानी वायु लिया है, और यहाँ पे लिया है सघन, जल भी ले सकते थे, यहाँ पे कांच लिया है। ठीक है जी, बोल रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए, ये किरण ऐसे आई लेकिन यहाँ पर माध्यम बदल गया, तो माध्यम बदलने से इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाके ये जो अविलंब है इसकी ओर झुक गई। ठीक है, तो यह जो घटना है इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो ये किरण आ रही है, इसको कहते हैं आपतित किरण। ये आपने परावर्तन में अच्छे से सीख लिया है, इंसिडेंट रे इसको बोलते हैं। दूसरा, और ये हो गया आपका अविलंब। ठीक है, और ये परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। और आप जानते हैं वहां पर भी हमने देखा था कि जो हमारा अविलंब था और आपतित किरण थी उसके बीच के कोण को हमने क्या बोला था? आई बोला था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल, तो इसीलिए हमने इसको आई से व्यक्त किया है। दूसरा, परावर्तित किरण, ये क्या है? अपवर्तित किरण। अब ये हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो अपवर्तित किरण बोलेंगे। तो अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में ये क्या है? अविलंब, इनके बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? कोण आर बोलेंगे, यानी रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। दूसरा, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ऊपर क्या था? विरल माध्यम था, और नीचे क्या था? यहाँ पे सघन माध्यम था। तो विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी,
और यदि ऐसा होता कि ऊपर सघन माध्यम होता और नीचे विरल माध्यम होता तो ये प्रकाश की किरण ऐसे इधर चली जाती, मतलब अविलंब से दूर हट जाती। तो हमने इस बात को भी यहाँ पर लिख दिया है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। फिर हमने आगे अपवर्तन के नियम, यानी अपवर्तन के क्या नियम है। तो हमने आपको जब परावर्तन पढ़ाया था तो वहां पर हमने देखा था परावर्तन के नियम, तो दो नियम हमने वहां पे परावर्तन के देखे थे। उसी प्रकार से अपवर्तन के भी यहाँ पर दो नियम हैं। तो वो दो नियम क्या क्या है, तो देखिए दो नियम क्या है। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये है हमारा आपतन बिंदु, तो इसी तल में तीनों होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपतित किरण किसी दूसरे तल में हो, अपवर्तित किरण किसी दूसरे तल में हो और अविलंब कहीं दूसरे तल में हो। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल में होते हैं। ये इसका पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात ज्या कहते हैं साइन को, साइन को हिंदी में कहते हैं ज्या, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने साइन लिया है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर। ये क्या है, इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसे तो यहाँ लिख देते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। ये स्नेल का नियम भी है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एक कांस्टेंट, उसको कहते हैं स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इधर जो आपका जो नियतांक है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं जो नियतांक है, यानी इसको कहते हैं अपवर्तनांक। ये जो नियतांक है इसका क्या क्या नाम है, अपवर्तनांक। तो यहां हम लिख देते हैं, जहां म्यू, या देखो इसे या तो म्यू से व्यक्त कर सकते हैं या तो एन से भी व्यक्त कर सकते हैं। ये क्या है, जहां म्यू पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, इसे म्यू या एन से व्यक्त करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने सारी चीजें समझ ली हैं कि सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, और किस घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन की घटना कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और यह जो घटना है इसी को कहते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। फिर हमने देखा कि प्रकाश अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल में होते हैं। दूसरा हमने देखा था कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये चीजें आपने समझ ली। अब हम आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है। तो देखिए अपवर्तनांक का ये थोड़ा सा गलत लिख गया, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल यहां लिखना है से संबंध, यानी अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। तो ये क्या संबंध होता है उसे आप थोड़ा सा देखिए। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल व माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यानी हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, मान लीजिए ये माध्यम है, कोई भी हो सकता है, तो उसका जो अपवर्तनांक होगा वो किसके बराबर होगा, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है और उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, इन दोनों का जो अनुपात होगा वह अपवर्तनांक के बराबर होगा। यानी अगर पहला माध्यम मान लीजिए उसको हम, यदि हम उसको पहले माध्यम को 1 मान लें और
दूसरे माध्यम को माध्यम 2 मान लें तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो C/V, यानी C कहते हैं वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और V उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, समझ में आ गया। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A म्यू V दूसरे माध्यम के लिए। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपको अपवर्तन के नियम लिखवाए थे। तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, तो उसमें से एक नियम क्या था कि अपवर्तनांक बराबर sin I अपॉन sin R, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वह क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। तो उसको हमने समीकरण शायद 1 बोला था, यहाँ पे समीकरण 2। तो दोनों ही क्या थे, म्यू के बराबर। वहां पे हमने म्यू लिखा था, चलो यहाँ पर भी लिख देते हैं, आगे मैं समझा दूंगा। तो म्यू, ये भी म्यू बराबर C/V, वह भी क्या होता था, म्यू बराबर sin I अपॉन sin R। तो हमने क्या किया, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर कर दिया। तो यहां से आपको ये फॉर्मूला मिलता है जो कि आपको न्यूमेरिकल हम करेंगे, जो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उसमें काम आएगा। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। यही पूरी कहानी है। क्या है, फॉर्मूला कई बार उल्टा लग जाता है, तो अगर आप ध्यान से इसको समझ लेंगे तो आप हर जगह पे आपका जो फॉर्मूला होगा वो सही इस्तेमाल होगा। क्योंकि कई बार उल्टा फॉर्मूला हो जाता है जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, तो वहां पता नहीं होता कि पहले कि सापेक्ष लेना है कि कौन सा लेना है। वो मैं आगे आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको समझा दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे समझते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो चलिए अब हम समझते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए इसमें क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं, ऊपर जो माध्यम है वो हवा है और नीचे जो माध्यम है वह क्या है, कांच है। यानी ऊपर जो माध्यम है वो है विरल, ये विरल माध्यम है, और ये जो है सघन माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या घटना होती है आप जानते हैं। मान लीजिए ऐसे कोई प्रकाश की किरण आई और नीचे माध्यम क्योंकि सघन है तो क्या होगा, वह अविलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, मतलब वो सीधी नहीं जाएगी, थोड़ा सा और इसको टेढ़ा सा कर देते हैं ऐसे। ठीक है, अविलंब की ओर झुक जाएगी। और हम क्या कर दें, यहां पर एक दर्पण लगा दें। मान लीजिए हमने एक समतल दर्पण लगा दिया, तो ये जो प्रकाश की किरण है वो पार तो जाएगी नहीं, वो क्या होगा, उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी जिस रास्ते से वह आई थी। यानी जो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है वो क्या है कि यदि हम क्या करें, अपवर्तन की घटना में प्रकाश का जो मार्ग है उसको विपरीत कर दें, पलट दें यहाँ पे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अपवर्तन की घटना में जो निर्गत किरण है उस पर हम एक समतल दर्पण लगा दें, तो क्या होगा कि प्रकाश उसी रास्ते का अनुसरण करेगा जिससे वह आया था। जैसे इस ऐसे आई पहले सीधे, फिर अविलंब की ओर झुक गई, और यहां से हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको वापस करेंगे तो जैसे आई थी वैसे ही वापस लौट जाएगी। यह जो घटना है इसी को कहते हैं प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं उसे आप समझिए। यहाँ पे क्या है, जो प्रकाश की किरण है वो कहां से आई है, वायु से कांच में आई है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि वायु से कांच में आई है, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यदि हम निकाले हैं तो क्या होगा, देखो A म्यू G। इसका मतलब क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा, यह अभी मैंने आपको प्रकाश की चाल व अपवर्तनांक में संबंध बताया था। मान लीजिए ये वायु में प्रकाश की चाल को हम क्या मान लेते हैं, मान लीजिए C। ठीक है, और कांच में प्रकाश की चाल को मान लेते हैं V। ठीक, हमने क्या किया, वायु में या निर्वात में जो प्रकाश की चाल है उसको C मान लिया और यहाँ पे इसको V मान लिया। इसको बोल देते हैं समीकरण 1। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में गई है तब की बात कर रहे हैं। अब प्रकाश वापस जाएगी तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, G म्यू A हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से फिर हम क्या बोलेंगे, यहां से हम बोलेंगे अब जो प्रकाश की किरण है वो कहां से गई है, कांच से वायु में गई है, तो V अपॉन C हो जाएगा। इसको बोल देंगे समीकरण 2। तो यहां से यदि हम क्या करें, समीकरण 1 व 2 का क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, A म्यू G इंटू G म्यू A बराबर C अपॉन V इंटू V अपॉन C। यहां आप देखेंगे V से V कैंसिल, C से C कैंसिल, तो क्या मिलेगा, A म्यू G इंटू G म्यू A बराबर 1। ये इस तरीके से आप यहां पर ये फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा। आप चाहें तो ये गुणा में इसको नीचे भी भेज सकते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, A म्यू G बराबर 1 अपॉन G म्यू A। इसका मतलब क्या हुआ, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक
कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नोट करके, नोट के वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक चीज और समझ लें आप, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ए म्यू जी बराबर होता है 1/g म्यू ए। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल वायु और कांच के लिए ही काम करेगा। अगर जैसे मैंने लिख दिया W म्यू जी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं G म्यू W, यानी कोई भी माध्यम होगा उस सब माध्यमों के लिए यह काम करेगा, चाहे वो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालें, चाहे जल के सापेक्ष कांच का निकालें, चाहे वायु के सापेक्ष हम जल का निकालें, तो सबके लिए ये काम करेगा। तो ये यहाँ से आपका ये फॉर्मूला है और आगे न्यूमेरिकल जो होंगे उनमें हम इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करेंगे। अब मैं आपको एक से ज्यादा माध्यमों के लिए भी इसको प्रूफ करवा देता हूं, तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए फिर, तो चलिए अब हम देखते हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का जो अपवर्तनांक होता है विभिन्न माध्यमों के लिए वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ पर है, वायु, वायु से कहाँ गई W यानी जल, जल से कहाँ गई यानी G मतलब कांच, और फिर दोबारा से कहाँ आ गई एयर यानी हवा में आ गई। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, मान लीजिए पहले माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो V1 है, दूसरे माध्यम में V2 है, और कांच में V3 है, और पुनः वायु में V1 है। ठीक है, यानी वायु में V1, जल में V2 और कांच में V3 और फिर वायु में V1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या घटना हुई, अपवर्तन की घटना हुई है। प्रकाश की किरण, ये वायु क्या है, विरल है, ठीक है, और विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये थोड़ा सा इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे झुक गई इधर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो विरल और सघन माध्यम होते हैं ये कोई फिक्स नहीं है। हम तुलना, जब दो माध्यमों की तुलना करते हैं वहां पर देखते हैं कि उन दोनों में कौन ज्यादा कठोर है, या आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, कौन विरल है कौन सघन है। जैसे वायु और जल में जल सघन था, वायु विरल थी, और कांच और जल में जल क्या था, विरल था, और कांच सघन था। ठीक है, इस तरीके से तुलना करके देखते हैं कि कौन सघन है कौन विरल है। तो यहाँ पर ऊपर विरल नीचे सघन, तो अभिलंब की ओर झुक गई। अब जल और जब कांच की तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा विरल, ये हो जाएगा सघन, तो फिर से अभिलंब की ओर झुक गई, और जब कांच से वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी सघन से विरल में। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये इन माध्यमों में चालों को ले लिया है, यानी वायु में V1, जल में V2 और कांच में V3 और फिर से जल में V1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या होगा, यदि इनका अपवर्तनांक निकालें तो क्या होगा, देखो वायु से जल में, तो वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों चालों में अनुपात के बराबर, यानी V1/V2। ठीक है, ये कब के लिए, वायु से जल के लिए। ठीक है, फिर किरण कहां से गई, जल से कांच में, तो क्या लिखेंगे, जल से W म्यू G। चाल क्या है यहाँ, V2 अपॉन, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, V3, इसको समीकरण 2, ये कब के लिए है, जल से कांच के लिए। फिर है हमारा, फिर कहां गई, कांच से वायु में गई, तो G म्यू A, यानी यहां पे चाल कितनी है, V3 अपॉन V1, समीकरण 3, ये क्या है, कांच से वायु के लिए। तो देखिए यहां पे यदि हम क्या करें, समीकरण 1, 2, 3 का गुणा कर दें, समीकरण 1, 2 व 3 का गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, देखो A म्यू W इंटू W म्यू G इंटू G म्यू A बराबर क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 इंटू V2 अपॉन V3 इंटू V3 अपॉन V1। तीनों का गुणा कर लिया तो यहाँ देखिए V2 से V2 खत्म हो जाएगा, V3 से V3 खत्म हो जाएगा, V1 से
V1 खत्म हो जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा, A म्यू W इंटू W म्यू G इंटू G म्यू A बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इससे पहले हमने 2 माध्यमों के लिए फॉर्मूला निकाला था तब भी बनाया था, 3 माध्यमों के लिए निकाला है तब भी बनाया है। इसका मतलब आप जितने भी माध्यमों के लिए निकालेंगे ये 1 के बराबर ही आएगा। बाकी यहां से ये फॉर्मूले हैं बस, और ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आए। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अच्छे से उसको समझते नहीं है और फिर जाके वो चीजें हमारे लिए कठिन हो जाती हैं और फिर सामने बहुत समस्याएं आती हैं। तो मुझे लगता है हम यहाँ पे एक एक पॉइंट को अच्छे से आपको डिटेल में बता रहे हैं, तो फिर मुझे उम्मीद है कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी उसके बाद में अगर कोई समस्या आती है तो आप उसको कमेंट में बता दिया करें, मैं उसको कोशिश करूंगा कि आगे आपको समझा पाऊं। यहाँ पर हम देखिए इसी फॉर्मूले से कई फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इसको उधर भेज दें, भाग में चला जाएगा ये, फिर A म्यू G बोल सकते हैं इसको। मतलब इससे पहले भी हमने फॉर्मूला देखा था, इसी फॉर्मूले को तोड़ मोड़ के कैसे भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अगर ये समझ में आ गया तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से कर लेंगे। आगे मैं वो कराऊंगा भी, चाहे तो आप इसमें एक नोट लिख सकते हैं ऐसे। अब मैं बोल देता हूं, आप लिख लेना, मुझे जल्दी जाना है, टाइम हो गया। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूं कि देखिए जब विभिन्न माध्यमों में, जब किसी एक माध्यम से या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अलग अलग माध्यमों से जो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, तो लौटकर, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं वायु से प्रकाश की किरण चली थी और लौटकर कहां पे आ गई, वायु में ही आ गई। तो ऐसी कंडीशन में जिन इन सभी माध्यमों के अपवर्तनांकों का जो गुणनफल होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे से तीसरे में जाती है और तीसरे से फिर दोबारा लौट के उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो सभी अपवर्तनांकों का जो गुणनफल होता है वो 1 के बराबर होता है। ऐसा आप लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमारा जो अपवर्तन है ये आज हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो इससे देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ लेना। सारे कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से आपको यहाँ पे समझाए हैं, और कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप उसको कमेंट करके मुझे बता देना और मैं आपको उसको दोबारा से समझा दूंगा। तो मेहनत करते रहिए, अब ज़्यादा समय आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं बचा है और मैं आपके साथ हूँ। तो आप अगर कोई भी कमी पढ़ाई से लेके, मेरे बोलने से लेके यहाँ, या फिर कोई भी किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी हो या कोई भी आपको सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। अभी किसी भाई ने कमेंट किया था कि आवाज़ में कुछ आप चेंज करिए, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आवाज़ में तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, चलिए लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। आपको आपने मुझे बताया, उसको बताने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही आप अपना सजेशन देते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।